नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और ईडी, ईसी, सीबीआई ये सबके बीच में ममता बनर्जी ऐसे फंस गई है कि अब छटपटाने के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा। कोलकाता छोड़कर बंगाल में सरेंडर कर रही है ममता बनर्जी। अभिषेक बनर्जी छटपटाते हुए घूम रहे हैं, बूथ रिपोर्ट ले रहे हैं कि 85,000 जो बूथ बनाए गए हैं उसमें जो नए सर्कुलेशन जारी किया गया, चुनाव आयोग ने किया, और उसके बाद से टीएमसी के कार्यकर्ता क्या करेंगे, क्योंकि ये 80,000 से ज्यादा यानी कि लगभग 85,000 बूथों पर ये टीएमसी की एंट्री तो बैन हो गई, क्योंकि चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर निर्देश जारी किया कि 100 मीटर के दायरे के अंदर केवल पोलिंग एजेंट रहेगा, और पोलिंग एजेंट जो रहेगा उस पार्टी का, उसके पास भी ये अधिकार नहीं है कि वो हर 1 घंटे के बाद अंदर से बाहर जाए, उसकी एक्टिविटी पर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हर 1 घंटे पर यहां पोलिंग कैसे चल रही है उसकी जानकारी बाहर में जाकर दे, और जिसके कारण गांव में या फिर उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो। और 100 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी दूसरा व्यक्ति, केवल वोटर जो कि लाइन में खड़े हैं वो हो सकते हैं, जिनको वोट देना है, जो अपने वोटर आईडी कार्ड को अपने हाथ में रखेंगे, और सिक्योरिटी में तैनात अधिकारी यानी कि सीएपीएफ के जवान, सेंट्रल फोर्स, और उनके साथ 1-2 पुलिस वाले जो बंगाल पुलिस के रहेंगे, जिनको बैलेंस रखना है। बंगाल पुलिस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उनको सेंट्रल फोर्सेस के हवाले कर दिया गया है कि पहले बंगाल पुलिस के हवाले रहता था सेंट्रल फोर्स के अधिकारी, यानी कि किसी डिस्ट्रिक्ट का एसपी तय करता था कि किस इलाके में कितने सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की जा सकती है, वो पूरा रूट मैप वो तैयार करता था। लेकिन इस बार वैसा नहीं है, इस बार ऑब्जर्वर हैं, और ऑब्जर्वर पुलिस ऑब्जर्वर हैं। ये पहले की तरह फिनेंशियल ऑब्जर्वर नहीं है जो चुनाव आयोग भेजा करता था कि ऑब्जर्वर बना दिया, वहीं के किसी अधिकारी को बना दिया, और उसके बाद वो देख रहा है कि कौन सा विधानसभा का कैंडिडेट कितना पैसा खर्च कर रहा है, रैली में कितने लोग जुट रहे हैं, कहाँ नाश्ता बट रहा है, खाना बट रहा है, कौन से स्टेज प्रोग्राम हुआ है। तो उसका फिनेंशियल स्टेटस देखता था कि चुनाव में जो तैयार किए गए हैं, जो लिमिटेशन रखे गए हैं, उससे ज्यादा खर्च कर सकता है कि नहीं। लेकिन इस बार पुलिस ऑब्जर्वर, उसमें भी बाहर से चुनाव आयोग ने नियुक्त किया है, और यह पुलिस ऑब्जर्वर का काम है एसपी के साथ कोऑर्डिनेशन, और सिक्योरिटी अधिकारी यानी कि सेंट्रल फोर्स के जो कमांडेंट होंगे उनके साथ कोऑर्डिनेशन, और उसके बाद वो जो सेंसिटिव बूथ कौन सा है, सुपर सेंसिटिव बूथ कौन सा है, और उसके बाद जहां पर दंगे फसाद पहले हुए, जहां पर हंगामा हुआ, वो सारे बूथों की लिस्ट के आधार पर उस क्षेत्र में सेंट्रल फोर्स के जवानों के साथ एसपी को कहा जा रहा है कि आप अपने कुछ पुलिस अधिकारियों को उनके साथ नियुक्त करें। मतलब सेंट्रल फोर्स कमांडिंग ऑफिसर होगा, और आप लोग उसके साथ चलेंगे, जो वो कहेगा वही करना पड़ेगा। इसलिए बूथ पर कई सर्कुलर जारी किए गए, जिसमें 100 मीटर के दायरे के अंदर जो पोलिंग एजेंट रहेगा वो कम से कम एक बार लंच ब्रेक के लिए चला जाए, कोई बात नहीं। वो बीच में अगर टॉयलेट जाना है 3-4 घंटे का गैप में चला जाए, कोई बात नहीं। लेकिन वो मैसेंजर की भूमिका में नहीं रह सकता कि एक बार गए अंदर और उसके बाद 1-1.5 घंटे में ये पोलिंग की रिपोर्ट लेकर वो बाहर गए कि नहीं हमें बाहर जाना है, और बाहर के बाद फिर री एंट्री नहीं होगी। क्योंकि अगर बाहर जाते हो, बताते हो कि देखिए यहां पर पोलिंग की स्थिति ऐसी है, तो टीएमसी के लोग जो कि 100 मीटर के दायरे में तो नहीं आएगा, लेकिन गांव के उस पॉइंट पर जहां से लोग निकलकर बूथों तक जाते हैं वहां हंगामा खड़ा कर सकता है, मारपीट हो सकती है। चाहे जितना भी ड्रोन कैमरे से निगरानी हो, लेकिन रिपोर्ट बाहर जाएगी तो हो सकता है, संभावना बनती है कि दंगा फसाद हो। इसके लिए चुनाव आयोग ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीजें हैं कि उन बूथों पर जहां पर सेंसिटिव बूथ माने जाते हैं, उन जगहों पर किसी भी तरीके का भीड़ भाड़ दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, और वो जो भीड़ भाड़ है वो 500 मीटर के दायरे में,
वहां पर भीड़ होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्चियां लेकर बैठे हैं थोड़े गांव के अंदर और वहां पर 200 लोगों का जमावड़ा है और फिर वहां से डायरेक्शन दिए जा रहे हैं कि नहीं नहीं इन बूथों पर जा रहे हो तो ये टीएमसी का ही वोट करना। ये वोटिंग का प्रैक्टिस नहीं चलेगा, पैटर्न बदल चुका है। इसलिए बूथ पर जो तैनाती की गई है, जिस तरीके से सिक्योरिटी टाइट किए गए हैं, अभी तक ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा कि उसे दुर्ग को भेदें कैसे, कैसे उसमें पहले की तरह फर्जी वोटिंग के आधार बनाए तैयार करें और अपने लोगों को एक्टिवेट करें, क्योंकि इनके लोग भी डरे हुए हैं, परेशान इनके लोग भी हैं कि ममता बनर्जी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हैं। जितने सिक्योरिटी कवर वाले नेता थे उनका सिक्योरिटी कवर हटा लिया गया है। जितने लोग वहां पर टीएमसी के हिस्ट्री सीटर थे उनके घरों से गन का लाइसेंस ले लिया गया है और उनको थाने में बिठाया गया है कि पोलिंग डे के अंदर आप बाहर में नहीं घूम सकते, आपको थाने में आना पड़ेगा। तो ये जो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए बूथों पर नाकेबंदी की है, उससे टीएमसी की एंट्री बंद हो गई है। अब टीएमसी के गुंडे वहां पर जाकर बम नहीं गिरा सकते, क्योंकि पहले ही ऑर्डर है, आदेश दिया गया है सेंट्रल फोर्सेस को कि अगर दूर से भी तुम्हें दिखाई पड़े कि कोई गोली चला रहा, कट्टा चला रहा, तो गोली चलाने से चूकना नहीं। इसलिए डर अब टीएमसी के अंदर है, डर वोटर के अंदर से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और यही बेचैनी है। दूसरी तरफ ये इन्हीं चक्रों में फंसे हुए रहे, बूथ की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। अब एक एक वोट को जोड़ा जा रहा है, देखा जा रहा है कि ये 10 वोट भी इस बूथ पर कहीं आ जाए, उसके लिए कोलकाता में हंगामा करो कि ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं आ रहा, ताकि अंतिम दिन तक, यानी वोटर लिस्ट फ्रीज तो 7 और 9 तारीख को ही हो गया था। 9 तारीख को दूसरे चरण के लिए, 7 तारीख को पहले चरण के लिए। लेकिन इसके बाद एक देखा जा रहा है कि अगर जितना भी वोट हो जो कि इंक्लूड किया जा सके, या वोटिंग डे से एक दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए कि नहीं, जितने लोगों को एडजुडिकेशन में नाम हटाए गए, यानी कि 27 लाख लोग, उन सारे लोगों को वोटिंग राइट इस बार के लिए दे दिया जाए। आगे उसके ऊपर आप ट्रिब्यूनल में फैसला करते रहें। अगर उनके दस्तावेज सही नहीं पाए जाएंगे तो बाद में इनका वोटर लिस्ट से नाम हटाइए, लेकिन इस बार कम से कम इसका नाम होना चाहिए, इन्हें वोट का अधिकार दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग इस पर अड़ा हुआ है कि नहीं, इस बार तो ऐसा नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट भी कंफ्यूज है। हर रोज कुछ न कुछ मामले लेकर ममता बनर्जी और उनके इर्द गिर्द के लोग, कुछ वकील, ये सब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। 2 दिनों से लगातार किसी न किसी मामले में 4 लोगों को लाए और कहा कि देखिए इनके पास तो दस्तावेज भी थे, लेकिन फिर भी ये दस्तावेजों के बावजूद इनको वोट नहीं जाने दिया जा रहा। और उसके बाद जो ट्रिब्यूनल बना है, उस ट्रिब्यूनल के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेबल है। वहां पर लाइन में खड़े लोग ये देख रहे हैं कि ट्रिब्यूनल हमारे एप्लीकेशन को, याचिका को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि ऑनलाइन के रूट से जाओ, डायरेक्ट फॉर्म लेकर मत आओ। तो इसके कारण सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करेंगे, जयमाला बागची और दूसरी तरफ सीजेआई सूर्यकांत, ये दोनों ने कहा कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करेंगे, ट्रिब्यूनल तो उन्होंने ही बनाया है। तो ऐसे में चुनाव आयोग को इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि यह अब जुडिशियरी का मामला हो चुका है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर नियुक्त किए उस पूरे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को निपटाने के लिए, उसके बाद से ही चुनाव आयोग ने सोचा अब मेरे अधिकारियों का एक काम नहीं है, ये जुडिशियल ऑफिसर समझे। और इसीलिए सीजेआई सूर्यकांत ने बार बार कहा था कि जुडिशियल ऑफिसर के नीयत के ऊपर सवाल मत उठाओ, क्योंकि हम ही लोगों ने उन्हें नियुक्त किया है और वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, बिना छुट्टी लिए काम कर रहे हैं। एक एक दिन में सब मिलजुल कर 2-2 लाख केस का निपटारा कर रहे हैं, फिर भी आप लोग उनकी नीयत पर सवाल खड़ा करते हो। और यही पेच फंसा हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि अभी जो पहले चरण के चुनाव होने हैं, जिसमें 152 सीटों पर 16 जिलों में चुनाव होने हैं,
जिसमें से कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी बेहतर प्रदर्शन की, इस बार और बेहतर प्रदर्शन करेगी। यानी नॉर्थ बंगाल के 54 सीटों में से 30 सीटें पिछली बार भाजपा लाई थी, इस बार 45 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें जो जोड़ दिया गया है, मालदा, मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर का इलाका, ये सब जगह पर ऐसी स्थिति हो गई है कि उत्तरी दिनाजपुर में वोट कटे और ठीक ठाक वोट कटे। मालदा में सेकंड हाईएस्ट वोट कटे, 8.8 लाख पहली बार में और 2.34 लाख दूसरी बार में। वही मुर्शिदाबाद में 11 लाख पहली बार में और फिर 3.5 लाख दूसरी बार में। तो ये जो मुर्शिदाबाद के अंदर 14 से 15 लाख वोट कटे हैं, जबकि वहां पर वोटर की संख्या भी ज्यादा 50 लाख के आसपास है, 22 विधानसभा की सीटें हैं। ऐसे में उन क्षेत्रों में भी ममता बनर्जी पिछड़ती नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर गुस्सा मुसलमानों में भी ममता बनर्जी के खिलाफ है कि हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो दूसरी तरफ कई लोकल पार्टियां, हुमायूं कबीर हो या फिर दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी हो, तीसरी तरफ कांग्रेस के वो उम्मीदवार हों जो कि मुस्लिम हैं, ये लोग उन्हीं मुसलमानों के बीच से हैं जो 2%, 5%, 10% वोट काटेंगे। और ऐसा नहीं है कि मुर्शिदाबाद में सारी सीटें 22 की 22 मुस्लिम बहुल इलाके में हैं, बल्कि वहां पर 8 से 9 सीटें ऐसी है जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या 50% के करीब रही है। और उन जगहों पर अगर मुस्लिम वोट स्प्लिट होता है तो जो अभी नजारा देखने को मिल रहा है उसमें तो ममता बनर्जी 22 में से 20 सीटें पिछली बार लाई थी, इस बार 8-10 सीटें भी ले आए तो बहुत बड़ी बात होगी। मालदा उससे भी ज्यादा खतरनाक, जहां मालदा में हिंसा हुई और उस हिंसा के बाद से हिंदू ध्रुवीकरण तो हुआ ही, लेकिन उसके बाद उधर कांग्रेस ने एक भारी भरकम कैंडिडेट को लाया और इन्हीं के यहां से टीएमसी में पहले थी मौसम नूर, जो कि गनी खान चौधरी के परिवार से, मालदा में सांसद भी कांग्रेस के ईसा खान चौधरी, और ये पूरा परिवार जो वहां के मुस्लिम इलाकों में, जो कि कांग्रेस के लिए समझा जाता है कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में एक भी विधानसभा की सीट नहीं ला पाई, लोकसभा चुनाव में बहरामपुर जैसे अपने गढ़ को हार चुकी थी, लेकिन मालदा में एक सांसद बना चुकी है। और इसलिए वहां पर कांग्रेस को भी ज्यादा उम्मीद है। राहुल गांधी मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर इन्हीं इलाकों में प्रचार किए, प्रियंका वाड्रा प्रचार की, ताकि मुस्लिम वोट हमारे साथ आ सके और कुछ विधानसभा सीटों पर हम जीत दर्ज कर सके। इसीलिए वहां पर कांग्रेस भी, कम्युनिस्ट पार्टियां भी, ओवैसी भी, साथ ही ये हुमायूं कबीर भी, तो ये मल्टी कॉर्नर फाइट्स दिख रहे हैं। और उसमें ये एसआईआर से मुस्लिम वोटों का कटना, ये सारी स्थितियां ऐसे परेशान कर रही है कि अब बंगाल में ममता बनर्जी का सरेंडर अभियान चल रहा है। वहां सुप्रीम कोर्ट में भले ही ये हंगामा खड़ी करती रहे कि किसी तरीके से चुनाव में वोटिंग में पेच फंस जाए, यानी कि अभी भी इनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्देश दे दे कि या तो इन लोगों का नाम इंक्लूड करो, इसे वोटिंग राइट दो, या फिर चुनाव ही पोस्टपोन कर दो, क्योंकि इन लोगों के वोटिंग के अधिकार का, यानी मताधिकार का सवाल है और ये मौलिक अधिकार है। इसलिए अगर इनको नाम इंक्लूड नहीं किया जाता तो वोट नहीं डाले जाएंगे, यानी वोटिंग का डेट पोस्टपोन करो, आगे शेड्यूल करो। ऐसी कुछ पेच फंसाने की कोशिश ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट से कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी हंगामा चल रहा है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी की छटपटाहट कम नहीं है, क्योंकि लग रहा है कि इस बार उनको ग्राउंड रिपोर्ट से पता चल गया कि टीएमसी की सरकार बचेगी नहीं, टीएमसी अब जाने वाली है। और इनके नेता जो ईडी के रडार पर फंसे हैं, हर रोज कुछ न कुछ समन जाता है। अभी ऋषिराज सिंह आईपैक वाले को समन भेज दिया गया। ममता बनर्जी की एक पूर्व सांसद जो बहुत चर्चित रही थी, नुसरत जहां, उनको समन भेजा गया है। इन लोगों को समन पर समन भेजा जा रहा है, ईडी के चंगुल में फंसे हैं। इनके बड़े फाइनेंसर मिराज शाह से लेकर ये कामदार तक, जय कामदार जो 1100 करोड़ रुपए की हेराफेरी में फंसा है, सबको ईडी अपने गिरफ्त में रखी हुई है। इसके बड़े फाइनेंसर विधायक जो कैंडिडेट है इस बार, देवाशीष चक्रवर्ती, उसको भी ईडी अपनी कस्टडी में रखे हुई है। इनके बड़े से बड़े पहले के धुरंधर नेता, बाहुबली टाइप के ये पार्थ चटर्जी घर में दुबका हुआ है,
कि बाहर निकले नहीं कि ईडी दबोच लेगी। परेशानियां तो ममता की है और इसी वजह से इस बार का चुनाव ममता के हाथों से फिसलता जा रहा है और इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट से कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से चुनाव का डेट ही रिशेड्यूल हो जाए। ये वोट अधिकार की बात करके किसी तरीके से वोटिंग डेट को पोस्टपोन कर दे, यही कोशिश है। लेकिन ये कोशिश भी ममता बनर्जी का काम नहीं बनाएगी, वो इसमें भी फेल होती दिखाई पड़ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस मोड में नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।